जरा सोचिए, मार्च 2008 वॉल स्ट्रीट का एक ऐसा दिग्गज, एक ऐसा टाइटन जो 85 सालों से खड़ा था, बेयर स्टर्न्स, वित्तीय दुनिया की चोटी पर। और फिर कुछ ही दिनों में देखते ही देखते वो पूरी तरह से गायब हो गया। और ऐसा गायब हुआ कि मानो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने साथ ले डूबने वाला था। अब जरा इन नंबरों को देखिए। जनवरी 2007 में बेयर स्टर्न्स का एक शेयर था $172 का, और ठीक एक साल बाद मार्च 2008 में सिर्फ $2। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, ये तो पूरी तबाही थी। सोचिए, एक ऐसी फर्म जो खरबों की संपत्ति मैनेज कर रही थी, उसने रातों रात अपनी लगभग सारी कीमत खो दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 85 साल पुराना वॉल स्ट्रीट का ये महारथी सिर्फ एक वीकेंड में, जी हाँ, सिर्फ एक वीकेंड में कैसे गायब हो गया? ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो ढहने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बेयर स्टर्न्स कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। अरे, ये तो वॉल स्ट्रीट के सबसे पुराने और सबसे इज्जतदार नामों में से एक था। सोचिए, 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये फाइनेंस की दुनिया में पावर और कामयाबी का एक सिंबल बन चुका था। और अब जरा इस विडंबना को देखिए। अपनी तबाही से ठीक एक साल पहले फॉर्च्यून मैगजीन ने बेयर स्टर्न्स को अमेरिका की सबसे प्रशंसित कंपनियों में से एक का खिताब दिया था। मतलब उनकी काबिलियत और रिस्क को संभालने की क्षमता के लिए उनकी तारीफ हो रही थी। यही तो कहानी है एक खतरनाक आत्मविश्वास की, एक ऐसे आत्मविश्वास की जो एक छिपे हुए वित्तीय तूफान की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तो ये तूफान आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब एक शब्द में है, सब प्राइम। अगर हमें बेयर स्टर्न्स की कहानी समझनी है तो हमें उस बड़ी मशीन को समझना होगा जो उस वक्त पूरे अमेरिकी हाउसिंग मार्केट को चला रही थी। देखिए, हुआ ये कि 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल फटने के बाद फेडरल रिजर्व ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ब्याज दरें बहुत ही कम कर दी। इसका मतलब घर खरीदने के लिए लोन लेना बेहद सस्ता हो गया, और नतीजा, पूरे अमेरिका में घरों की कीमतों में एक जबरदस्त उछाल आया। एक बहुत बड़ा हाउसिंग बूम शुरू हो गया, और इस बूम के बिल्कुल सेंटर में थे सब प्राइम मॉर्टगेज। अब ये क्या बला है? ये वो होम लोन थे जो ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जिनका क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, मतलब जिनके लोन न चुका पाने का खतरा ज्यादा था। लोन देने वालों को इस जोखिम की ज्यादा चिंता नहीं थी, उन्हें तो बस लोन देकर अपनी फीस कमाने से मतलब था। और बस यहीं पर बेयर स्टर्न्स जैसी कंपनियों की एंट्री होती है। वो क्या करते थे? वो इन हजारों रिस्की मॉर्गेजेस को खरीदते थे और उन्हें एक साथ बंडल कर देते थे। फिर इन बंडलों से वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते थे। इसको ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे फल, कुछ अच्छे कुछ सड़े हुए, लेकर एक स्मूदी बना दी जाए और उसे सुपर हेल्दी ड्रिंक बताकर बेच दिया जाए। ये जो प्रोडक्ट्स थे जिन्हें CDOs कहते थे, ये बिल्कुल उसी स्मूदी की तरह थे। इनमें अच्छे और खराब लोन्स मिले हुए थे, और इन्हें AAA रेटेड यानी पूरी तरह से सेफ बताकर पूरी दुनिया में बेचा जा रहा था। इससे जोखिम खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये सब प्राइम मशीन तो अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी, और बेयर स्टर्न्स वो इसमें सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा था, वो तो इस खेल के सबसे बड़े जुआरियों में से एक था। उनकी कंपनी का कल्चर ही था हमेशा ज्यादा रिस्क लो, और उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इसी एक लाइन पर टिकी थी। जरा इस नंबर को देखिए, 35.6 से 1। ये था बेयर स्टर्न्स का लेवरेज रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी अपने हर $1 के बदले $35 से भी ज्यादा उधार के पैसे से दांव लगा रही थी। ये बहुत ज्यादा था। उस समय दूसरे बैंकों का लिवरेज 20 या 25 के आसपास था, लेकिन बेयर स्टर्न्स इस रेस में सबसे आगे था। इसका मतलब ये भी था कि अगर उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जरा सी भी गिरी तो कंपनी का अपना सारा पैसा डूब सकता था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। और फिर 2007 की गर्मियों में खतरे की पहली घंटी बजी। बेयर स्टर्न्स के 2 बड़े हेज फंड्स, जिनमें सबप्राइम CDOs में भारी पैसा लगा था, वो ढह गए। इन्वेस्टर्स का लगभग सारा पैसा डूब गया। कंपनी को तो एक फंड को बचाने के लिए $3.2 बिलियन का लोन तक देना पड़ा। ये बाजार के लिए सबप्राइम संकट का पहला असली स्वाद था। एक साफ चेतावनी थी कि नींव में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। और अब हम आते हैं मार्च 2008 में, उस वीकेंड पर जब सब कुछ बिखर गया।
ये किसी फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था जो हमारे सामने रियल टाइम में चल रहा था। जरा देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। गुरुवार 13 मार्च को अफवाहें उड़नी शुरू हुईं कि बेयर स्टर्न्स के पास कैश खत्म हो रहा है। शुक्रवार तक बाजार में ऐसी दहशत फैली कि फेडरल रिजर्व को उन्हें बचाने के लिए इमरजेंसी लोन देना पड़ा। फिर शनिवार और रविवार को एक खरीदार खोजने के लिए पागलों की तरह भागदौड़ शुरू हुई और रविवार रात होते होते एक सौदा हो गया। जेपी मॉर्गन चेस बेयर स्टर्न्स को सिर्फ $2 प्रति शेयर पर खरीदने के लिए राजी हो गया। ये एक क्लासिक बैंक रन था, लेकिन यहाँ आम लोग अपना पैसा निकालने नहीं भागे थे। यहाँ तो दूसरे बैंक और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो घबरा गए और एक साथ अपना पैसा खींचने लगे। सिर्फ 3 दिनों में कंपनी के पास जो $18.1 बिलियन का कैश था वो घटकर सिर्फ $2 बिलियन रह गया। उनका सारा पैसा लगभग खत्म हो चुका था। और बेयर स्टर्न्स को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व के इस कदम ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। लोगों में गुस्सा था। सवाल ये उठने लगे कि सरकार वॉल स्ट्रीट के जुआरियों को क्यों बचा रही है जबकि आम लोगों के घर नीलाम हो रहे हैं। और यहीं से टू बिग टू फेल यानी इतना बड़ा कि डूबने नहीं दे सकते वाली विवादित सोच को हवा मिली। बेयर स्टर्न्स का पतन तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद लेमन ब्रदर्स डूबा और फिर पूरी दुनिया एक बड़े वित्तीय संकट की चपेट में आ गई। लेकिन ये सब 1929 की महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन जितना बुरा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब छिपा है उस समय की सरकारों और सेंट्रल बैंकों के एक्शन में। देखिए, 1929 में जब संकट आया था तो फेडरल रिजर्व ने पैसे की सप्लाई को सिकुड़ने दिया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। लेकिन 2008 में ठीक इसका उल्टा किया गया। सेंट्रल बैंकों ने सिस्टम में जमकर पैसा डाला, बड़े इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट दिया और लोगों के डिपॉजिट का बीमा किया ताकि दहशत को रोका जा सके। ये एक विवादित स्ट्रैटेजी थी, पर इसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ढहने से रोक लिया। मशहूर अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का तर्क था कि 1930 के दशक में शेयर बाजार का क्रैश एक दशक लंबी महामंदी में इसलिए बदला क्योंकि पैसे की सप्लाई ठप पड़ गई थी। 2008 में पॉलिसी बनाने वालों ने इसी गलती को दोहराने से बचने की पूरी कोशिश की और उनके हर एक्शन के पीछे यही सोच थी। लेकिन ये कहना कि ये महामंदी नहीं थी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लोगों को तकलीफ नहीं हुई। ये एक बहुत ही क्रूर आर्थिक दौर था। बेरोजगारी 10% तक पहुंच गई और लगभग 38 लाख अमेरिकियों को अपने घर गंवाने पड़े। इस वित्तीय संकट का असल दुनिया में जो असर हुआ वो बहुत ही विनाशकारी था। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। सिस्टम को बचा तो लिया गया, पर क्या उसे ठीक किया गया? क्या इतना बड़ा संकट फिर से हो सकता है? बेयर स्टर्न्स का पतन एक चेतावनी थी। इसने एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की पोल खोल दी जो खतरनाक हद तक अस्थिर था। कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हमने 2008 के सबक वाकई सीखे हैं या हम बस अगले संकट का इंतजार कर रहे हैं?